शुभकामनाएं। दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आपको 2020 की आपदा मूवी ग्रीनलैंड दिखाऊंगा। आगे स्पॉइलर है, ध्यान रखें। हम देखते हैं कि एक विशाल इमारत के ऊपर निर्माण कार्य चल रहा है। दो लोग कुछ देरी के बारे में बात कर रहे हैं। उनमें से जो स्थिति से नाराज है वह बॉस जॉन है। कुछ ही पलों में वह अपनी कार चला रहा है और रेडियो पर बात सुन रहा है कि एक अंतरपस्त्रीय धूमकेतु पृथ्वी के पास से गुजरेगा। वह एक उपनगरीय इलाके में पहुंचता है और एक घर की तरफ चलता है, अंदर जाने के लिए अनिच्छुक। वह एक कमरे में प्रवेश करता है जहां एक महिला को ट्रेडमिल पर देखा जा सकता है। वह एली है, उसकी पत्नी। उनके बच्चे नाथन और उसके आगामी जन्मदिन की पार्टी को लेकर उनके बीच एक अजीब सी बातचीत होती है। बेटा आता है और उसे देखकर बहुत उत्साहित होता है। वे उसके कमरे में जाते हैं और उस चित्र के बारे में बात करते हैं जो उसने आने वाले धूमकेतु क्लार्क का बनाया था। जब वे बिस्तर पर लेटे होते हैं तो पता चलता है कि लड़का डायबिटिक है। वे जॉन के अपनी माँ से अलग होने के बारे में बात करते हैं। बाद में वे तीनों एक लिविंग रूम में बैठकर धूमकेतु के बारे में समाचार सुन रहे हैं। अंतरपस्त्रीय पिंड तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है और इसमें कई बर्फ के टुकड़े उसके पीछे चल रहे हैं। उस रात उसे घर वापस जाते और अतिथि कक्ष में जाते हुए देखा जाता है। अगली सुबह पिता फिर से धूमकेतु के बारे में समाचार सुन रहे हैं। वे कह रहे हैं कि धूमकेतु के टुकड़े पृथ्वी पर गिरेंगे, लेकिन चिंता करने की कोई वजह नहीं है। जब वह आने वाली पार्टी के लिए ग्रिल साफ कर रहा होता है, एली अंदर आती है और उसे बताती है कि उसे कुछ चीजें लेने के लिए स्टोर जाना होगा। वह अपने बेटे को साथ ले जाता है और पार्किंग में होते हुए भी हर कोई आसमान की ओर देख रहा है। वे धूमकेतु को आते हुए देखते हैं। अंदर स्टोर में जब वे खरीदारी कर रहे होते हैं, जॉन को अपने फोन पर राष्ट्रपति का अलर्ट मिलता है और फिर एक स्वचालित कॉल। स्टोर में किसी और को यह अलर्ट नहीं मिल रहा है। उसे सूचित किया जाता है कि उसे, उसकी पत्नी और बेटे को आपातकालीन शरण स्थलों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। वही अलर्ट घर के टीवी में दिख रहा है, पर एली उसे नहीं देखती। जॉन तेजी से अपने बेटे के साथ स्टोर से बाहर निकल जाता है। घर जाते समय वह सैन्य वाहनों और विमानों को दूसरी ओर जाते हुए देखता है। जब वे घर पहुंचते हैं तो लोग पहले ही पार्टी के लिए इकट्ठा हो चुके होते हैं। जॉन रसोई में एली से बात करने जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे वही चेतावनी मिली। वह उसे अनदेखा कर देती है, इसे महज एक परीक्षण समझकर। लेकिन वह उसे रास्ते में देखी सैन्य गतिविधि के बारे में बताता है और धूमकेतु के साथ हो रही घटनाओं को लेकर शक करता है। वे दोनों वापस लिविंग रूम में आते हैं जहां हर कोई समाचार देख रहा है। उम्मीद कर रहा है कि वे अटलांटिक महासागर को टकराते हुए धूमकेतु का हिस्सा देखेंगे। टीवी स्क्रीन पर टुकड़े की छवि दिखाई देने पर कोई चिंता नहीं कर रहा है और बच्चे उलटी गिनती शुरू कर देते हैं। जब वे समुद्र में छपाके का इंतजार कर रहे होते हैं तो पल भर के लिए कुछ भी नहीं होता। एक हल्का भूकंप आता है और जॉन घर से बाहर निकलता है। वह देखता है कि पक्षियों का एक झुंड उड़ रहा है। तभी अचानक एक बड़ा शॉक वेव उसे टकराता है, जिसे घर के अंदर भी महसूस किया जाता है। वह अंदर वापस आता है और हर कोई डरा हुआ है, अभी भी समाचार सुन रहा है। खबर पढ़ने वाला व्यक्ति घोषणा करता है कि एक टुकड़ा फ्लोरिडा के एक शहर में गिरा है और उसकी सदमे की लहर हजारों मील तक महसूस की गई। शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया। जब खबरों में धूमकेतु के टकराने का दृश्य दिखाया जा रहा है, लोग सोचते हैं कि क्या और टुकड़े ग्रह से टकराएंगे। जॉन को एक और राष्ट्रपति चेतावनी मिलती है। कॉल उसके फोन और टीवी दोनों पर चलती है, इसलिए हर कोई देख सकता है कि संदेश में क्या लिखा है। दूसरों को वही संदेश नहीं मिल रहा है जिसमें लिखा है कि जॉन किसी और को शेल्टर में नहीं ले जा सकता सिवाय अपने परिवार के। उसे अपने फोन पर विमान में प्रवेश करने के लिए एक सुरक्षा कोड मिलता है। दूसरे लोग घबराहट में भाग जाते हैं। जॉन और एली सामान पैक कर रहे हैं और चिंतित हैं कि लड़के के लिए उनके पास पर्याप्त इंसुलिन होगा या नहीं। बच्चा अपने दादा के बारे में पूछता है। एली खाना बना रही है और डरावनी खबरें सुन रही है। तभी जॉन नाथन को लाने जाता है, जो कहता है कि आकाश में आग लगी है। ड्राइववे से बाहर निकलते समय वे देखते हैं कि उनके किसी भी दोस्त को वही कॉल नहीं आई। उनमें से एक परिवार को बताता है कि समाचार रिपोर्ट कर रहे हैं कि धूमकेतु का एक बड़ा हिस्सा, जिसे प्लैनेट किलर कहा जाता है, 2 दिनों में पृथ्वी से टकराएगा। जैसे ही वे जा रहे हैं, एक और पड़ोसी उनके पास दौड़ता है, उनसे अपनी बेटी को ले जाने की भीख मांगता है। जॉन मना कर देता है और वे बहस करते हुए कार में चले जाते हैं कि अगर वे उसे ले भी लेते तो भी वे उसका ध्यान नहीं रख पाते। उसे हवाई अड्डे पर रोका जा सकता था। बाद में जब वे गाड़ी चला रहे होते हैं, लोग पहले से ही दुकानों को लूटते हुए दिखाई देते हैं। अचानक वे राजमार्ग पर भारी ट्रैफिक जैम में पहुंच जाते हैं और जॉन दूसरी तरफ जाकर एक साइड रोड लेता है। वे रेडियो पर समाचार सुन रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि और भी हमले हुए हैं और अन्य आने की उम्मीद है, जो पूरे शहरों को तबाह कर सकते हैं या यहाँ तक कि विलुप्त स्तर की घटना भी हो सकती है। वे सैन्य सुरक्षा के बीच एयरबेस पहुँचते हैं। लोग दरवाजों के आसपास इकट्ठा हुए हैं क्योंकि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। परिवार भीड़ को चीरता हुआ अंदर प्रवेश करता है अपने प्राप्त बारकोड के साथ। अंदर जाने पर उन्हें व्यक्तिगत पहचान के लिए कलाई बैंड दिए जाते हैं और सभी सामान को एक छोटे बैग में ले जाने के लिए कहा जाता है। अचानक उन्हें पता चलता है कि नाथन की इंसुलिन गायब है और जॉन उसे कार से लेने जाता है। एली सैनिकों को अपने पति के बारे में बताने जाती है, लेकिन उन्हें लड़के की डायबिटीज के बारे में बताती है और इससे समस्या हो जाती है। उसे एक अधिकारी के पास ले जाया जाता है, जो उसे बताता है कि क्रोनिक बीमारी वाले व्यक्ति को विमान में नहीं रखा जा सकता। एली उसके साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह मना कर देती है। वह और उसका बेटा बेस से बाहर ले जाए जाते हैं। इसी दौरान जॉन वापस आता है और विमानों की ओर जा रहा है, उन्हें ढूंढते हुए, इस बात से अनजान कि क्या हो रहा है।
जॉन उन विमानों में से एक में चढ़ जाता है जो उड़ान भरने वाली है और एली तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। वहां मौजूद एक यात्री इंसुलिन देखता है और उसे पुरानी बीमारियों के नियमों के बारे में बताता है। जॉन घबरा जाता है और विमान से उतरने का अनुरोध करता है। अचानक बेस पर हमला हो जाता है और लोग सेना की तरफ गोली चलाने लगते हैं। जिस प्लेन से जॉन बाहर निकल रहा था उसमें ईंधन के रिसाव की समस्या होती है, तो वह सभी को बाहर निकलने के लिए कहता है और खुद भाग जाता है। विमान विस्फोट हो जाता है और एक श्रृंखला प्रतिक्रिया का कारण बनता है। जॉन को अपने परिवार के अस्वीकृत होने का पता चलता है, क्योंकि वे दोनों पहले से ही कार में वापस आ चुके होते हैं। नाथन की इंसुलिन पहले ही कम हो चुकी है। बेस के सामने का अराजकता जारी रहती है, इसलिए जॉन को भी वापस कार तक पहुंचने में समय लगता है। वहां पहुंचने पर उसे एली का यह संदेश मिलता है कि वह नाथन को अपने पिता के घर ले जा रही है, इसलिए जॉन उनके पीछे जाता है। रास्ते में एली और लड़का एक फार्मेसी पर पहुंचते हैं। वह उसकी रक्त शर्करा की जांच करती है और वे उसके लिए इंसुलिन खोजने जाते हैं। अचानक एक गिरोह अंदर आकर गोलीबारी करने लगता है, चारों ओर लोगों को मारता हुआ। वे निकलने में कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोगों के साथ कार में बैठ जाते हैं जो उन्हें उसके पापा के पास कुछ दूर तक ले जाएंगे। एक साथ यात्रा कर रहा जोड़ा बहुत तेजी से अजीब व्यवहार करने लगता है। आखिरकार वे उसे कार से बाहर फेंक देते हैं, उसकी कलाई बैंड ले लेते हैं और उसके बेटे के साथ गाड़ी लेकर चले जाते हैं, उसे हाईवे पर छोड़कर। इस बीच जॉन को भी उत्तर की ओर जाने के लिए सवारी मिल जाती है। ट्रक के अंदर जॉन एक व्यक्ति से बातचीत शुरू करता है जो उसे बताता है कि वे कनाडा जा रहे हैं, जहां ड्राइवर को कोई जानने वाला है जिसके पास एक विमान है और जो लोगों को शेल्टर तक ले जा सकता है। शायद सेना ने ग्रीनलैंड में आश्रय स्थापित किए हैं। उस आदमी ने उसे अपने परिवार को खोजने और कनाडा में मिलने को कहा ताकि वे भी एक विमान ले सकें। ट्रक में एक और व्यक्ति जॉन की कलाई पर बंधी पट्टी को देखता है और जॉन से इसे देने की मांग करता है, लेकिन जब वह मना करता है तो एक बड़ी लड़ाई होती है। लड़ाई के कारण ट्रक घूमता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे पीछे के लोग बाहर गिर जाते हैं। लड़ाई वैसे ही जारी रहती है और अंत में जॉन उस आदमी को मार डालता है। कोलिन की दुर्घटना में मौत हो जाती है। इस बीच एली को बेस की ओर दूसरी सवारी मिलती है, जहां नाथन को ले जाने वाले लोग जा रहे हैं। जब वे एयरपोर्ट बेस पर पहुंचते हैं तब भी उसे उनके साथ सवारी करते हुए देखा जाता है। पहली चौकी पर जब वे कलाई बैंड दिखा रहे होते हैं, लड़का सैनिक से कहता है कि वे लोग उसके माता पिता नहीं हैं और सैनिक उन्हें हटवा कर अंदर ले जाता है। बाद में एली भी वहां पहुंचती है और उसे खोजने की कोशिश करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर, एक चिकित्सा इकाई से दूसरी चिकित्सा इकाई तक। आखिरकार उसे मिल जाती है और उसे बताया जाता है कि उसे इंसुलिन दी गई है। नर्स कहती है कि वह एली को उसके पिता के शहर में सैन्य परिवहन खोजने में मदद करेगी और नाथन के लिए दवाएं देगी। जॉन पानी और खाना पाने के लिए एक घर में घुस जाता है। वह तुरंत समाचार देखता है, केवल यह जानने के लिए कि मुख्य प्रभाव लगभग 24 घंटे में होने की उम्मीद है। वह परिवार की कार की चाबियां पाता है और उसे ले जाता है। जल्दी से एली के पिता के पास पहुंच जाता है। वह उसे अपने दोस्तों के साथ ताश खेलते हुए पाता है और अपनी बेटी के बारे में पूछता है। वे अपने मतभेदों को किनारे रखकर उसे और नाथन को खोजने के लिए मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। उसी समय वे दोनों एक गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं और घर पर फोन करते हैं। जॉन और उसके पिता उन्हें लेने जाते हैं और परिवार आखिरकार एक साथ हो जाता है। वे सभी घर लौटते हैं और देखते हैं कि जॉन को जो जानकारी आश्रयों के बारे में मिली थी वह सच थी। वह एली को कनाडा चलने और अपनी किस्मत आजमाने के लिए मना लेता है, इसलिए वे वहां की यात्रा की तैयारी करते हैं। दुर्भाग्यवश पिता को अपने साथ शामिल करने के लिए मना नहीं पाते। अचानक धूमकेतु का एक विशाल टुकड़ा करीब गिरता है जो उन्हें तुरंत जाने को मजबूर करता है। एली के पिता जॉन को बंदूक देकर अलविदा कहते हैं। जॉन और एली सड़क के दौरान फिर से जुड़ते हैं और एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हैं। वे सड़क पर एक अवरोध के लिए रुकते हैं जब धूमकेतु का मलबा उनके चारों ओर गिरना शुरू हो जाता है। जॉन कारों की कतार से बाहर निकलता है, लेकिन हर जगह टुकड़े गिर रहे हैं। एली नाथन को ढंकने के लिए पीछे चली जाती है, जबकि जॉन शरण पाने की कोशिश करता है। वे एक पुल के पास रुकते हैं जहां अन्य लोग भी छुपे होते हैं, लेकिन जॉन एक आदमी की जलती हुई कार से उसे बाहर निकालने के लिए दौड़ पड़ता है। बाद में रात को वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और कनाडा में प्रवेश करते हैं। हवाई अड्डे की तलाश के दौरान वे रेडियो सुनते हैं और पता चलता है कि सबसे बड़ा हिस्सा धूमकेतु का पृथ्वी से टकराने वाला है और सभी जीवित प्राणियों में से 75% से अधिक को नष्ट कर देगा। जब वे ड्राइव करते हैं तो वे एक विमान को उड़ान भरते और दूसरे को लगभग उड़ान भरते हुए देखते हैं, इसलिए वे दूसरे का पीछा करते हैं। जॉन ठीक सामने जाकर विमान को रोक देता है। पायलट उन्हें लेने के लिए अनिच्छुक है क्योंकि वह पहले से ही पूर्ण क्षमता पर है, लेकिन वे उसे मनाने में सफल होते हैं। जॉन को अच्छे समय के बारे में सपना आता है और जब वह जागता है वे ग्रीनलैंड की ओर बढ़ रहे होते हैं। यह जगह धूमकेतु से अप्रभावित लगती है, लेकिन कुछ ही देर बाद एक टुकड़ा पानी से टकराता है और एक झटका लहर पैदा करता है जो विमान से टकराता है। पायलट विमान को हवा में रखने की कोशिश कर रहा है क्योंकि दोनों इंजन फेल हो रहे हैं। वे हवा में तैरते हुए ग्लेशियर पर सुचारू रूप से उतरते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर टकरा जाते हैं। पायलट टकराकर फंस जाते हैं, लेकिन जॉन उनकी मदद नहीं कर पाता। वह देखता है कि एक सैन्य विमान 1 मील दूर उतरा है, तो वह विमान के लोगों को वहां दिखाता है और जब वे पहुंचते हैं तो एक सैन्य ट्रक उन्हें लेकर शेल्टर पहुंच जाता है। जैसे ही वे अंदर जा रहे होते हैं, ग्रह विनाशक आ लगता है। इसका प्रभाव कुछ ही मिनटों में वहां पहुंचेगा और लोग अभी भी शरण में गहरे जा रहे हैं। अंदर दाखिल होते ही वे प्रभाव के लिए खुद को तैयार करते हैं और उनके पिछले जीवन की एक झलक दिखाई देती है जब वे एक साथ खुश थे। 9 महीने बाद ग्रह सुनसान हो गया है, शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। एक रेडियो सिग्नल जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहा है।
और एक कनेक्शन स्थापित करता है, जिससे पता चलता है कि धूल जम गई है और कोई विकिरण नहीं है। शेल्टर के दरवाजे खुलते हैं और यह दिखाते हैं कि परिवार अभी भी जीवित है, ग्रह के विनाश का सामना कर रहा है। आशा का प्रतीक समझकर वे बाहर उड़ते हुए पक्षी को देखते हैं और शेल्टर से बाहर आने लगते हैं। जब पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा जाता है तो रेडियो संकेत पूरे ग्लोब से संचार करते हैं। ग्रह पर हर जगह लोग अभी भी जीवित हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक मूवी रिकैप के लिए कृपया हमारे चैनल फिल्म ज्ञानी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।